उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित होती है। हम लोग पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक यह कक्षा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इस कक्षा का आधार फल दीपिका पुस्तक है। फल दीपिका पुस्तक के एक एक पन्नों को, एक एक शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे, आपस में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हमें किसी मंजिल पे पहुंचना होता है तो हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है। हम घर बनवाते हैं, किसी का घर एक मंजिल का होता है, किसी का घर दो मंजिल का, तीन मंजिल का, किसी का बहुमंजिला होता है। तो जब हम ऊपरी मंजिल पर यानी कि अंतिम शिखर तक जाते हैं तो हमें किसी एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। जब तक हम लोग सीढ़ी के सहारे अगर मंजिल पर नहीं जाते हैं तो उछल कूद कर अगर हम मंजिल पर जाने का प्रयास करते हैं तो हम गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती है। आज जब वही एक सहारा हो जाता है कि हम किसके माध्यम से, तो सीढ़ी के सहारे चलते हैं, तो फिर वह दुर्घटनाएं नहीं होती है या दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और दुर्घटना भी होती है तो हमारे लापरवाही के कारण होती है। अगर सीढ़ी के सहारे हम लोग चढ़ें तो, अगर हम लोग सीढ़ी के सहारे किसी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो क्या दुर्घटनाएं हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती, अगर सावधानी के साथ चढ़ें तो। हाँ, सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, सीढ़ी अच्छे ढंग से रखा हुआ होना चाहिए और सावधानी पूर्वक हम सीढ़ी के सहारे चढ़ें तो क्या दुर्घटनाएं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार प्रकृति में सभी चीज एक ही नियम से चलते हैं। वही नियम हम लोग इस कुंडली फलादेश या ज्योतिष को भी, ज्योतिष रूपी मंजिल, ज्योतिष रूपी भवन के हम लोग निचले पायदान पे हैं। हम लोगों को शिखर तक जाने का प्रयास करना है, तो शिखर तक जाने के लिए कोई ना कोई एक सहारा होना चाहिए, एक सीढ़ी होनी चाहिए, जिस सीढ़ी के सहारे हम लोग चढ़ सकें। सीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो यह फल दीपिका पुस्तक बहुत ही अच्छी है, तो सीढ़ी तो अच्छा हो गया। तो इस सीढ़ी को मजबूती से हम रखें और इस सीढ़ी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते चलें। और जितनी सावधानी पूर्वक हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। और जितनी सावधानी नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, उतना ही मंजिल पर तो अंतिम तक पहुंचेंगे ही, लेकिन बीच बीच में दुर्घटनाएं। तो दुर्घटनाएं का मतलब यह हुआ कि हम फलादेश करेंगे तो फलादेश गड़बड़। क्या रमेश पांडे जी, जी बात जी, बात उचित है या? नहीं नहीं, एकदम उचित है जी जी। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पूर्व के पृष्ठ तक का, पृष्ठ संख्या 42 तक हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 43 से शुरू करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 94 7 28 78 9 81 पर मैसेज कर सकते हैं, या इस समूह के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे देंगे, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपर के 2 श्लोकों में यह बतलाया गया है कि कौन से ग्रह, कि किस ग्रह के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, और कौन से न शत्रु न मित्र। जो न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं उन्हें ज्योतिष में सम कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को समझ लें कि मित्र क्या है। मित्र वह है जो अपने किसी भी हाल में रहे परंतु अपने मित्र का सदैव मदद करे, सकारात्मक दिशा दे, उसे मित्र कहा जाता है। शत्रु कौन है?
शत्रु का परिभाषा वही है कि हम चाहे जिस हाल में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी स्थितियों को न सुधारें, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सामने वाले का सदैव अहित सोचते रहना ही शत्रु का काम है। यह तो हुआ मित्र एवं शत्रु के बारे में। सम किसे कहते हैं? जो हमारे गांव के शब्दों में कहा जाता है, न उधो को लेना न माधो को देना, यानी कि दुनिया कैसा है, क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, न हम उसके कार्यों में सहयोग करेंगे, न उनके उनके कार्यों में हम विघ्न डालेंगे, हम अपने आप में मस्त रहेंगे। हाँ, सम का दूसरी कड़ी यह भी है कि यदि मदद मांगता है तो अपना नुकसान न करते हुए उसे मदद किया जाए, यह सम का काम है। और मित्र का काम क्या है कि अगर मित्र मदद मांग लेता है तो हमारा चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, अपने लाभ हानि का फिक्र किए बगैर, चिंता किए बगैर, सोचे बगैर मित्र का मदद कर देना ही मित्रता है। आशा करते हैं कि इस तीनों शब्दों के बारे में आप लोग पूर्व से परिचित भी होंगे और समझते भी होंगे। तो मित्र, शत्रु एवं सम का यही परिभाषा है ना? जी गुरु जी। अब यहां पर देखा जाए, यह पुस्तक आप लोगों के पास में भी है। इसका आधार क्या है ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता का? तो नैसर्गिक गुण धर्म है, नैसर्गिक गुण धर्म है, स्वभाव है और कुछ विशेष नियम भी हैं। यहाँ पर इस पुस्तक में विशेष नियम तो नहीं बतलाए गए हैं, परंतु गुण धर्म जितना हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है उसके आधार पर थोड़े समझ लेते हैं। कुछ बातें पुस्तक में नहीं है, एक ही पुस्तक में सभी बातें हों यह कोई निश्चित नहीं होता। सूर्य को ग्रहों की सभा में राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा गया है, रक्षक कहा गया है, बुध को युवराज कहा गया है या राजकुमार कहा गया है, बृहस्पति को गुरु कहा गया है, मंत्री कहा गया है, निर्देशक कहा गया है। शुक्र को भी गुरु की उपाधि है, निर्देशक की उपाधि है, मंत्री की उपाधि है। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही प्रकार के ग्रह हैं, दोनों के गुण धर्म एक ही हैं, लेकिन एक गुण सिर्फ अंतर है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। शुभ ग्रह बृहस्पति भी है, शुभ ग्रह शुक्र भी है। बृहस्पति में जितने गुण हैं वे सभी शुक्रदेव में भी हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों में ज्ञान की कमी नहीं है, असीमित ज्ञान है, सकारात्मकता है, परंतु अंतर सिर्फ इतना ही है कि बृहस्पति देव आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि ईश्वरीय गुणों की तरफ लेकर जाते हैं, परंतु एक सकारात्मक कायदे से शुक्र देव सांसारिक भोग विलास सुख की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कि बृहस्पति देव आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं तो शुक्रदेव सांसारिकता के प्रतीक हैं। शनि को सेवक कहा गया है एवं साथ में राहु एवं केतु भी सेवक कह लीजिए, सेना कह लीजिए। शनि, राहु एवं केतु सेना कह लीजिए, ये लोग पापक ग्रह है। अब यहां पर देखा जाए कि सूर्य राजा हैं तो ये मित्र किसको मानते हैं? चंद्रमा, मंगल एवं बृहस्पति को। सूर्य अब राजा हैं तो रानी से तो मित्रता होना स्वाभाविक सी बात है। मंगल सेनापति हैं, रक्षक हैं, तो राजा अगर अपने सेनापति से मित्रता पूर्वक वार्तालाप नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा?
रक्षक से यानी कि बॉडीगार्ड से, आज के जमाने के बॉडीगार्ड कह लीजिए, तो बॉडीगार्ड से, रक्षक से कोई व्यक्ति दुश्मनी रखेगा? नहीं। नहीं रखेगा। इसको व्यवहारिक, और यह जहां देखिए, देवगुरु बृहस्पति न्याय के कारक हैं, तो राजा के पास में न्याय नहीं होगा तो राजकाज चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए मित्र मानते हैं। बुध देव राजकुमार है, राजा पिता है। हालांकि इस बुध देव के पिता चंद्रमा है, चंद्रदेव है। यहां पर एक बातें भिन्नता है, भिन्नता तो नहीं है, भिन्नता हमारे हम लोगों के सोच में है। ये सभी ग्रह विष्णु के अंश अवतार हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, गणित की कक्षाओं में पढ़ा है कि सभी ग्रह विष्णु के अवतार हैं, विष्णु पुरुष हैं। परंतु किसी किसी ग्रहों में स्त्री के गुण पाए जाते हैं, यानी कि सौम्यता, अपनापन पाया जाता है, भोग विलास पाया जाता है। जो स्त्रियों के कुछ गुण है, जैसे चंद्रमा में है, सौम्यता है, उदारता है, प्रेम है। पुरुष वर्गों में भी जिसमें सौम्यता है, उदारता है, प्रेम है, उसे स्त्री तो नहीं कहा जाता, लेकिन स्त्री के गुण तो पुरुष में भी पाए जाते हैं, सभी में नहीं तो कुछ में पाए जाते हैं। तो गुणों के आधार पर चंद्रमा को स्त्री गुण इनमें है, इसलिए हम लोग फलादेश में अनुभव के आधार पर, जो व्यवहारिकता में जो दिखती है, उस आधार पर ज्योतिष शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया एवं शुक्र को कहा गया। बुध देव चंद्रमा के पुत्र हैं। बुध को राजकुमार का संज्ञा दिया गया है। तो लड़का से, कोई भी व्यक्ति अपने लड़का से न मित्रता रखता है और न ही शत्रुता रखता है। कब तक? जब तक वह बचपना में है। जब वह वयस्क हो जाता है तो उसे मित्र का उपाधि मिल जाता है, या पिता मित्र मानने लगते हैं। तो बुध की अवस्था बचपना का है, इसलिए सूर्य देव जो राजा हैं वह सम मानते हैं। शुक्र भोग विलास हैं, शनिदेव सेवक हैं। तो अगर राजा भोग विलास से ही मित्रता कर ले तो क्या राजकाज चलेगा? नहीं चलेगा गुरुजी। सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सूर्य को राजकाज चलाना है, इसलिए भोग विलास से नफरत है, यानी शुक्र से नफरत है, यानी शत्रुता है। शनि सेवक है। सेवक का मतलब आज के जमाने में नौकर। अगर मालिक नौकर से ही मित्रता कर ले तो क्या होगा? मित्रता का मतलब यह होता है कि हम जो कार्य कह रहे हैं वह निश्चित रूप से होना चाहिए। और मित्र जो है, कभी आपके बताए गए काम, सुझाए गए काम, मित्रता बराबर की संज्ञा हो जाती है। मित्रता बराबर की संज्ञा हो जाती है। जहां पर आप बैठे हैं, अगर मित्र है तो आप खड़े हो जाएंगे और मित्र को बिठाएंगे, जिससे मित्र का मान सम्मान बढ़ सके। तो फिर तो सेवक को आप अपने बराबर नहीं बिठा सकते ना। नहीं। अगर भी सेवक को अपने जगह पर बिठा लीजिएगा तो फिर सेवा वाले कार्य कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, फिर आपको स्वयं करने पड़ेंगे। तो यह तो प्रकृति की व्यवस्था है, जिसके अंतर इस नियम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा यदि रानी है तो वह किससे प्रेम करेगा, किससे मित्रता रखेगा? राजा से और अपने पुत्र से, यानी कि अपने युवराज से। इसलिए चंद्रमा सूर्य एवं बुध को मित्र मानता है। शेष जितने हैं, किसी से शत्रुता चंद्रमा को नहीं है। रानी किसी से शत्रुता नहीं रखता और मित्र भी नहीं।
मित्र का मतलब यह हो गया कि एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, समर्पित की भावना। तो क्या रानी किसी को समर्पण की भावना, मित्रता में समर्पण होता है या नहीं होता है? होता है। होता है, इसलिए नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए कि मंगल सेनापति है तो सूर्य चंद्रमा एवं बृहस्पति इनके मित्र हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बृहस्पति क्या है? न्याय है एवं ज्ञान है। अगर सेनापति ज्ञान से ही, बुद्धि से ही शत्रुता कर ले तो फिर रक्षा कर पाएगा वो? क्योंकि रक्षा करते समय, घर की रखवाली करते समय एकाएक बुद्धि की कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। जब समस्या आती है या कुछ भी होता है तो एकाएक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जी गुरुजी, पड़ती है। तो फिर बुद्धि कहाँ से मिलेगा? सकारात्मक बुद्धि, उचित बुद्धि, न्यायशीलता वाली बुद्धि, ये तो बृहस्पति देव ही दे सकते हैं। शुक्र देव तो अपने स्वार्थ में वशीभूत कर लेंगे, भोग विलास की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो जब सेनापति भोग विलास में ही मिल जाएगा तो क्या रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे भी तो चाहिए, इसलिए शुक्र एवं शनि सेवक है, सेना है। तो ना मित्रता न शत्रुता रखना है। हाँ, अब यहां देखिए, बुध, बुध में चंचलता है, बुध में चंचलता है। तो यदि सेनापति में जो रक्षा कर रहा है आपके घरों को, अगर उसके ही मन में चंचलता आ जाए तो क्या वह रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसकी बुद्धि तो स्थिर होनी चाहिए, टिकाऊ वाली होनी चाहिए, कि सोच लिया कि हाँ हर हाल में रक्षा करना है तो करना है। या चोर घर में घुस आया तो हर हाल में इसको भगाना है तो भगाना है। यह सेनापति का काम है ना। तो चंचलता तो वहां पे काम नहीं करेगा। और बुद्धदेव बचपना वाली बात है, जिसके साथ में होंगे उसी के जैसे हो जाएंगे। बच्चे तो अनुकरणीय होते हैं, किसी दूसरे को कुछ भी करते हुए देख लेंगे, उसी पर अनुकरण कर लेते हैं। यही बच्चों में गुण होता है ना। जी गुरुजी। तो फिर अगर इनको अगर मित्र बना लेंगे तो क्या रक्षा हो पाएगा घर का? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार बुध को ले ले, सूर्य शुक्र को ये मित्र मानते हैं बुध देव। तो सूर्य पिता है, का कारक है। अभी पिता से मित्रता नहीं रखेंगे तो भविष्य में राजकाज इनको मिलेगा, उत्तराधिकारी तो यही है ना, बुधदेव। जी। इसको सांसारिक नियमों से हम लोग समझते चले। और बच्चे क्या होते हैं? स्वभाव के शौकीन होते हैं, आनंद मनाना जानते हैं। बच्चे को आनंद वाली बात, काम जितना बोलिए उतने आनंदित होते रहेंगे और कार्य आपके करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार बुधदेव बचपना है तो शुक्र से प्रेम मित्रता रखते हैं। मंगल, बृहस्पति एवं शनि सभी से सम की स्थिति है। चंद्रमा क्या है? माता का कारक है। माता बच्चे को, जब भी बच्चा कुछ मांगता है तो पिता तो एक बार ना उतना नहीं करता, लेकिन माता हमेशा डांटती रहती है, ये करो वो करो, ये करो, ऐसे नहीं करना। इसलिए तो आशा करते हैं कि इस गुण धर्मों के आधार पर आप सभी ग्रहों के बारे में आप सभी समझ सकते हैं कि ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर, या और भी जो पुस्तक में भी जो गुण धर्म बतलाए गए हैं उसके आधार पर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, उस आधार पर भी समझ सकते हैं। लेकिन पुस्तक के गुणों को हम लोग स्मरण रखें और सदैव वह याद रहे, इसके लिए भी कुछ अन्य कायदों से भी समझने चाहिए। अब हम लोग दूसरे विषय वस्तु के माध्यम से इस मित्रता एवं शत्रुता को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रता शत्रुता में जहां तक बात है तो पुस्तक में ऐसा भी आया है, एक श्लोक है कि, श्लोक तो पूरा याद मुझे नहीं है, हमने कहीं पढ़ा था। श्लोक में बतलाया जा रहा है कि सुहृदय त्रिकोण भावनाद गृहस्य सुतभे व्यये धन भवने स्वजने निधने धर्मे स्वोचे
च भवन्ति नो शेषाः। यानी ग्रह अपने मूल त्रिकोण से सुतभे यानी कि 5वें, व्यय यानी 12वें, धन भवने धन कहा जाता है दूसरे, स्वजन यानी कि चौथा, निधने यानी कि 8वां, धर्मे यानी कि 9वां, स्वोचे यानी कि जो उनका उच्च की राशि है उसका, च भवन्ति यानी कि इसको यह मित्र मानते हैं, नो शेषाः दूसरे किसी भी राशि के स्वामी को मित्र नहीं मानते, सभी को शत्रु मानते हैं। यह नियम है। तो इसको हम लोग कुंडली में कैसे समझ सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग कुंडली शेयर करते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम एक व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं और कुंडली के सहारे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं नवग्रह, नैसर्गिक नवग्रह मैत्री सारणी, यह भी पुस्तक का ही है। यह भी पुस्तक का ही है। किसी पुस्तक में किसी भी प्रकार से, किसी पुस्तक में किसी प्रकार से, लेकिन आधार एक ही है। ग्रहों की मित्रता या शत्रुता एक ही प्रकार से है। यह नैसर्गिक नवग्रह मैत्री सारणी भृगु संहिता पुस्तक का है। किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो सभी ग्रह के जो मित्र शत्रु हैं वही हैं। जैसे सूर्य के चंद्रमा मंगल गुरुदेव मित्र हैं, बुध सम है, शुक्र शनि शत्रु है, राहु केतु भी शत्रु है। फल दीपिका पुस्तक में राहु केतु को के बारे में नहीं लिखा गया है कि इनके मित्र एवं शत्रु कौन है। किसी किसी पुस्तक में राहु एवं केतु की मित्रता एवं शत्रुता के बारे में नहीं दिया गया है, किसी किसी पुस्तक में दिया गया है। यह सारणी हम समूह में भी शेयर कर देंगे। आप लोग इस सारणी को अपने नोटबुक पर बना सकते हैं, बना लेंगे, या भृगु संहिता पुस्तक होगी वहां से देख सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से समझ सकते हैं। अब इस सारणी को हम यहाँ से डिलीट करें, हटाएं? जी गुरु जी। अच्छा, अभी से पूर्व में जो हम लोगों ने जो चर्चा किया है, अभी से पूर्व में ग्रहों की मित्रता तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कुछ क्षण पहले कि त्रिकोण भवन आदि गृहस्य सुतभे पंचमे, इसको पुनः हम लोग लिख लें कि त्रिकोण से सुतभे यानी कि 5वां भाव। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। व्यय यानी कि 12वां,
धन भवने यानी कि दूसरा, स्वजने यानी कि चौथा, निधने मतलब कि आठवां, धर्मे यानी कि नौ, स्वोचे यानी कि उच्च। राशि को अपना मित्र मानते हैं। अब यहां पर पुनः इस फोटो को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं और किसी एक ग्रह के मित्रता शत्रुता वाली लिख लेते हैं। किस ग्रह का लिखें और इस सूत्र के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। आप ही लोग बोले किसी एक ग्रह के नाम। मंगल देव का देखने गुरु जी। मंगल का, तो मंगल के मित्र कौन है? सूर्य चंद्रमा गुरु। सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र हैं और बुध शत्रु हैं। शेष सभी ग्रह शुक्र शनि इनके सम हैं। हो गया। मंगल के सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र हो गए, सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र। सम शुक्र शनि, शुक्र शनि सम, बुध शत्रु। अब इनको हम लोग इसी सूत्र के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि कौन होती है? लिखा गया है कि त्रिकोण भवनात् गृहस्य, तो मंगल देव का त्रिकोण जो होता है मेष राशि होता है। अब मेष राशि से सूत है, पांचवा भाव कौन पड़ेगा? पांचवी राशि सूर्य गुरु जी। 5, तो सूर्य हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सूर्य। मेष राशि से 12वें भाव में कौन सी ग्रह राशि हो गई? मेष राशि से 12वें राशि है देवगुरु बृहस्पति मित्र हो गए। अब इसके बाद में देखा जाए कि यह भी हुआ, यह भी हुआ। दूसरा, तो मेष राशि से दूसरे में कौन आ गए? शुक्रदेव आ गए, शुक्रदेव हो गए। इसके बाद में मेष राशि से चौथे में कौन आया? चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा लिख लिए। और मेष राशि से 8वें भाव में कौन सी राशि आ गई? 8 नंबर की ही है जो मंगल स्वयं है, तो मंगल लिख लिए। 9वें में कौन है? गुरुदेव। 9वें में गुरुदेव है। और उसके बाद में मंगल देव की उच्च राशि कौन होती है? 10। यहाँ पर देख सकते मकर। तो मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। यहाँ पर शनि। अब इसमें कौन से ग्रह का नाम नहीं है? बुधदेव का। बुध देव का नाम नहीं। तो जिसका नाम ही नहीं है वे शत्रु हो गए। जैसे कि स्वौचे जब भवंती होते हैं, नो शेषा दूसरे ग्रह नहीं होते, तो इनमें जिसका नाम नहीं है वे शत्रु हो गए, तो बुधदेव शत्रु हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए मित्रता में यहाँ 3 ही ग्रह है, सूर्य चंद्रमा एवं गुरु। अब जिस ग्रह का नाम 2 बार आया है वह मित्र हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति का नाम 2 बार आया है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति मित्र हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए सूर्य एवं चंद्रमा का नाम एक ही बार आया है, तो भी यह मित्र ही है, शत्रु नहीं है, क्योंकि इनके पास में एक राशि है या 2 राशि है? एक राशि है गुरु जी। एक राशि है। जिस ग्रह के पास में एक राशि होता है और एक बार ही नाम उसका आता है, तो वह भी मित्र ही होते हैं, इसलिए सूर्य एवं चंद्रमा मित्र हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए कि शुक्र एवं शनि के पास में 2 राशियां हैं। शुक्र के पास में वृषभ एवं तुला, शनि के पास में मकर एवं कुंभ, 2 राशियां हैं। तो इनकी एक राशि आई है और दूसरी राशि नहीं आया, आधा ही रह गया, इसलिए शुक्र एवं शनि सम हो गए। अब इस सूत्र के सहारे भी
तो आप लोगों ने समझा। अगर कोई अन्य सदस्य जिनको यह बातें नहीं समझ में आई हो, कृपया करके बोले। हम किसी अन्य ग्रहों का ही मित्रता एवं शत्रुता इस सूत्र से समझने का प्रयास कर लेते हैं। कोई भी सदस्य जिनको यह सूत्र नहीं समझ में आया हो, कृपया बोले। जी गुरुजी, एक बार और कोई दूसरे ग्रह पर समझा। हाँ, तब वहीं दूसरे किसी ग्रह का नाम बोल दीजिए। आप जिस ग्रह का नाम बोलेंगे उसी ग्रह पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बृहस्पति पर। ठीक है जी, अभी बृहस्पति का करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है देवगुरु बृहस्पति के मित्र कौन कौन हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के मित्र सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल हैं। सम में के शनि है, सम में शनि है। और शत्रु में कौन है, तो बुधदेव है। शत्रु बुधदेव हो गए। और किस ग्रह की चर्चा हो रही है, देवगुरु बृहस्पति की हो रही है। हो गया जी। कोई ग्रह बचे तो नहीं ना, तो यहाँ पर 6 ही हो बचे। सब में गुरु जी शनि शुक्र बचे ना, शुक्र होते हैं। हाँ, तो शुक्र बच गए। तो शुक्र भी है यहाँ पर। हाँ, तो बुध एवं शुक्र शत्रु हैं। हाँ बोलिए। सब में राहु केतु को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब राहु केतु के पास में कोई राशि ही नहीं है। किसी राशि के अधिपति राहु केतु तो नहीं है ना। अब राहु केतु सम क्यों है, यह भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप याद रखिएगा, अंत में पहले इसको समझ लें, फिर सम में यह राहु केतु क्यों है। तो राहु केतु के गुण धर्म एवं देवगुरु बृहस्पति के गुण धर्मों में काफी समानता है। वह क्यों समानता है, किस प्रकार से समानता है, और यह सम क्यों मानते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहले इस सूत्र के सहारे हम लोग समझने का प्रयास कर लें। अब इसके बाद में इस तस्वीर को हटाते हैं, पहले छोटा करते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की है, तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन होती है? 9 धनु। धनु। अब धनु राशि को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। अब धनु राशि से जब देवगुरु बृहस्पति की मित्रता एवं शत्रुता के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है या समझना है, तो देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि से 5वां भाव, तो मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव में कौन सी राशि हो गई? 1। मतलब धनु राशि से 5वें भाव में कौन सी राशि है? 1 मंगल। मेष। मंगल की राशि है, तो ये मित्र हो गए। तो हमें यहाँ पर लिख लिए मित्र मंगल। अब उसके बाद में व्यय यानी कि 12वें, तो धनु राशि से 12वें कौन है? 8 नंबर की राशि, जिसके स्वामी देखिए यहाँ पर मंगल देव हैं। तो फिर मंगल, अब व्यय हो गया। उसके बाद में दूसरे, तो दूसरे में कौन है? धनु राशि से दूसरे में 10 नंबर की राशि है यहाँ पर शनि। अब इसके बाद में चौथे, तो यहाँ से धनु राशि से चौथे में कौन किसकी राशि है? देवगुरु बृहस्पति की। तो फिर 8वें, तो धनु राशि से 8वें में कौन है? चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा। फिर 9वें, धन भवने स्वजने निधने धर्मे, 9वें भाव,
तो 9वें भाव में धनु राशि से 9वें भाव में 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव, सूर्य भी हो गया। अब सोचे यानी कि अपने से उच्च राशि, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च की राशि चंद्रमा हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए उसी नियम को लगाकर कि जो ग्रह का नाम 2 बार आया है वह मित्र है, तो मंगल का नाम 2 बार आया इसलिए मित्र है। चंद्रमा का भी नाम 2 बार आ गया, मित्र है। यदि चंद्रमा का नाम 2 बार नहीं आया होता, 1 बार भी रहता, तभी मित्र हो जाता, क्योंकि चंद्रमा के पास में एक ही राशि है, तो चंद्रमा मित्र हो गया। सूर्य को देखा जाए, सूर्य के पास में भी मित्र की श्रेणी नहीं है, लेकिन सूर्य को एक ही राशि है, इसलिए यह भी मित्र हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए शनि का नाम 1 बार आया है और इनके पास में 2 राशियां हैं। अगर 2 बार नाम आया होता तो यह मित्र रहते, लेकिन एक ही बार आया है, इसलिए न यह मित्र हुए न शत्रु हुए, तो यह सम में आ गए। अब देखा जाए 1 बार भी क्या बुध एवं शुक्र का नाम आया है या इनकी राशियां आई है, बुध या शुक्र की? नहीं गुरुजी, नहीं आया, इसलिए बुध एवं शुक्र देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। अब यहाँ पर देखा जाए गुण धर्मों के आधार पर भी एक कायदे से तो हम लोगों ने समझा, दूसरे कायदे से, सांसारिक कायदे से देखिए, बुध में बचपना है, बुध में बचपना है, बचपना है, और जहां ज्ञान की बातें होती है वहां बचपना नहीं होता, जहां आध्यात्मिकता होती है वहां पे बचपना नहीं होता। यह भी गुण धर्म है कि नहीं है? जी गुरुजी। यहाँ पर बचपना है, वहां पर आध्यात्मिकता एवं गहनता है। बुधदेव गहन, देवगुरु बृहस्पति गहन विद्या के कारक हैं, गहनता के कारक हैं। गुरुजी, हाँ जी, अगर मीन लग्न से देखेंगे तो यही आएगा चार्ट। मीन लग्न से कैसे देख लेंगे? देवगुरु बृहस्पति का तो मूल त्रिकोण राशि धनु होता है ना। मूल त्रिकोण राशि देखना है जी। हाँ, मूल त्रिकोण राशि से देखना है। हमने शुरू में ही कहा था कि श्लोक में है कि त्रिकोण भवनाद गृहस्य, त्रिकोण भवनाद गृहस्य सुतभे व्यये धन भवने स्वजने निधने धर्मे स्वोचे च भवन्ति नो शेषा। यदि आप लोगों को श्लोक लिखना है तो लिख सकते हैं, त्रिकोण भवनाद गृहस्य, गृहस्य सुतभे व्यये धन भवने स्वजने निधने धर्मे निधने धर्मे त्रिकोण स्वोचे। भवनाद गृहस्य सूत्र में त्रिकोण भवनाद गृहस्य, हाँ, ये सुतभे लिखा ना, तो हम सुतभे व्यये धन भवने, धन को धन भवने धन भवन है, स्वजने निधने धर्मे, निधने धर्मे स्वोचे, स्वोचे
स्वोचे स्वोचे च भवन्ति च भवन्ति नो शेषा न- नो नो से शेषा से नो शेषा। शेषा। हाँ, आशा करते हैं कि आप सभी आदमी लिख लिए होंगे, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड साफ कर रहे हैं। अब इसके बाद में आशा करते हैं कि आप सभी सदस्य ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता के बारे में समझ गए होंगे, या किसी और एक ग्रह पर चर्चा की जाए, या आप लोग इस प्रकार से मिलाकर देखेंगे आप लोगों जी समझ गए हैं गुरु जी। तो अब इस पर हाँ, राहु केतु पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु केतु एवं देव गुरु बृहस्पति की शत्रुता बड़े समता क्यों है? गुरु जी मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। अभी हमने जो देखा है हाँ कि शनि का जो शत्रु है वो मंगल है, आधार पे जो आपने सिखाया है अब तक। पर अगर मूल त्रिकोण राशि देखें मंगल की, शनि तो मंगल मेष राशि में, मंगल देव मकर राशि में मूल त्रिकोण की राशि होती है, तो शनि की राशि में भी वो उच्च के या मूल त्रिकोण राशि कैसे हो जाती है उसकी, हालांकि वो उनके शत्रु है? नहीं नहीं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मंगल की बोल लेने देखिए, आप बोलिएगा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मकर नहीं होता, मेष राशि होता है। मंगल की उच्च राशि मकर होता है। आप वहां से देखें, स्पष्ट हो गया। मंगल की उच्च राशि मकर है, मूल त्रिकोण राशि नहीं, और मंगल का मूल त्रिकोण राशि एक है, मेष राशि है। हाँ, अब हम ब्रजेश कुमार पाठक जी के प्रश्नों का जवाब देते हैं। इन्होंने कहा है कि राहु केतु से देव गुरु बृहस्पति की समता की स्थिति क्यों है? तो राहु का गुण धर्म है, राहु का गुण धर्म है कि एकाएक बुद्धि प्रदान कर देना, एकाएक दिमाग लगा देना। तो जब भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वहां पर इस गुण की भी आवश्यकता होती है। परंतु राहु पापग्रह है, छाया ग्रह है, और विद्वानों को छाया से नफरत होता है, यानी कि छाया को वास्तविकता नहीं मानते, और ज्ञानी व्यक्ति वास्तविकता को ही वास्तविकता में लेते हैं। तो छाया में तो वास्तविकता है नहीं, इसलिए शत्रुता हो गया देवगुरु बृहस्पति से। परंतु ज्ञान में एकाएक पन भी कुछ नया बात दिमाग में आ जाए, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस नियम से मित्र हो गए और एक कायदे से शत्रु हो गए। इसलिए जब एक कायदे से शत्रु, एक कायदे से मित्र, तो न शत्रुता रह गया न मित्रता रह गया, समता की स्थिति हो गई राहु देव की। गुण धर्मों के आधार पर भी केतु देव भी उसी प्रकार है, छाया ग्रह ही है, इसलिए शत्रुता। और केतु देव आध्यात्मिकता के एवं मोक्ष के कारक हैं, और जब तक ज्ञान नहीं तब तक मोक्ष नहीं, इसलिए गुरुदेव केतु को मित्र मानते हैं और छाया ग्रह हैं, यह भी भ्रम में डालते हैं राहु के तरह ही। और भी इनमें गुण है, उग्रता के गुण है। तो विद्वानों को उग्रता नहीं चाहिए, उग्रता से उन्हें शत्रुता होती है, इसलिए एक प्रकार से शत्रु और दूसरे प्रकार से मित्र, इसीलिए यह समता की स्थिति बनी। ऐसा हम लोग आकलन कर सकते हैं। यह बातें पुस्तकों में नहीं लिखी गई है, हम लोगों को कुछ बात अपने से अनुभव भी करने चाहिए, गुण धर्मों को मिला करके, कि यह पुस्तक में आखिर इस प्रकार से क्यों लिखा गया। जिन्होंने पुस्तक को लिखा वे हम सबों से कई गुना अधिक विद्वान हैं और समझने वाले भी हैं। हम लोग उनके वचनों को पर अमल करते हुए एवं समझने का प्रयास करते हैं,
तो हम लोगों का भी अनुभव कुछ बढ़ता है कि आखिर उन्होंने लिखा क्या समानता है। गुरु जी मंदिर में जो भी जाएगा वो भगवान को प्रणाम करेगा, इसीलिए वो राहु केतु सम हो जाते हैं वहाँ गुरु जी के पास जी। हाँ, नहीं ना, तो ये तो मोक्ष के कारक है ना, अंतिम कहने निर्णय। का मतलब ये है कि सम क्यों हुए, इस पर हम बोले कि मंदिर में कोई जाएगा, कोई भी व्यक्ति, तो भगवान को प्रणाम करेगा जी। तो यह सब तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को यह हम थोड़ा सा जल्दी में भी बहुत कुछ बोल पाए या बोल दिए, लेकिन आशा करते हैं कि जल्दी में भी हमने बोला तो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटियां रह गई होगी तो आप सब लोग समूह में भी लिखेंगे या वीडियो के कमेंट में भी लिखेंगे। यह तो हमारे अपने अनुभव है और हमारे अपने गुरु के द्वारा मिला हुआ जो ज्ञान है। तो गुरु के तो ज्ञान में संशय ही नहीं किया जा सकता, संशय तो हमारे ज्ञान पर की जा सकती है कि जो मुझे समझ में आया वह मैंने आप सबों को बतलाया, या हमें जो याद रही वह रहा। क्योंकि गुरुजन जितने बात बोलते हैं सभी बात याद रह जाए तब तो व्यक्ति गुरु के समान ही हो जाता है, यह हो जाएगा। लेकिन गुरु के द्वारा बतलाए गए सभी बात याद नहीं रहते, इसलिए हम सभी मनुष्य गुरु से सदैव छोटे रहते हैं।